एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि जो DSSSB का एग्जाम है कुछ ही दिनों में होने वाला है। सो उसी के लिए हमने 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी मॉक टेस्ट रखा है, जो कि रहेगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, सेंसरी डिसेबिलिटी एंड न्यूरल डेवलपमेंट। आई विल मेक श्योर कि आने वाले दिनों में हम सारी के सारे सिलेबस के ऊपर एक मॉक टेस्ट कवर अप कर लें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड एट द एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जिसके अंदर हम मेक श्योर करें कि बच्चे को, हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करें, ना कि हमें उसे सेपरेट स्कूल में डालना है। ये समय मेन स्ट्रीमिंग करनी है बच्चे की। एजुकेशन सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, ये तो गलत हो गया। या फिर कॉमन सिलेबस हो, तो करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? एम्पावरमेंट तो चाहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी यस, सेग्रीगेट हम बच्चे को कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलमान का फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड इन। कब दिया गया था ये? 1948 में, 1994 में, 2002 में या 1986 में? So the correct answer for this question is, sorry, B, 1994। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीट्यूडनल बैरियर्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसका क्या मतलब है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो एटीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है, रिजिड करिकुलम, या फिर नेगेटिव परसेप्शंस अबाउट डिसेबिलिटी, रैम्स की अवेलेबिलिटी ना होना। सो करेक्ट इज नेगेटिव परसेप्शन। हम नेगेटिव परसेप्शंस लेके बैठ जाते हैं डिसेबिलिटी को लेकर। सो दैट कम्स इन एटीट्यूडनल बिहेवियर। RTE एक्ट कब इनैक्ट किया गया था? राइट टू एजुकेशन, 2009, 2006, 2013 या 1995? सो द करेक्ट आंसर इज 2009। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब अडॉप्ट हुआ था? 1964 में, 1948 में, 1986 में या 1992 में? सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1948। SSA सर्व शिक्षा अभियान जो कि चाहती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कब लॉन्च हुआ? 2000 में, 1995 में, 1986 में, 2005 में? सो द करेक्ट आंसर इज ए, 2000 में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूजन डिफर करता है इंटीग्रेशन से, कैसे? क्योंकि इंक्लूजन में हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे को एडजस्ट करना। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है, दैट मीन्स कि आप फुल सपोर्ट दे रहे हैं। इंक्लूजन में बच्चा अडेप्ट करता है सिस्टम को, सिस्टम अडेप्ट करता है बच्चों के लिए, या फिर इंटीग्रेशन सिर्फ मेडिकल सपोर्ट? सो बेसिकली इंक्लूजन में सिस्टम अडेप्ट करता है कि हमें हर बच्चे को इंक्लूड करके लेकर चलना है। एजुकेशन फॉर ऑल कौन सा फ्रेमवर्क बताता है? राइट टू एजुकेशन, सलमान का, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, नेशनल ट्रस्ट एक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शनल बैरियर है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाता है इंस्ट्रक्शंस देते हुए? अनइवन फ्लोर, लैक ऑफ साइन लैंग्वेज। देखो, लिफ्ट और डोर से कोई इंस्ट्रक्शनल बैरियर से नहीं कुछ समझ में आएगा, बट अगर हम देखें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ही नहीं है हमारे पास, या जो साइन लैंग्वेज को नहीं बता पा रहे, सो वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन देने में बैरियर है। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क कब अडॉप्ट किया गया था? 1994, 2002, 2006 या फिर 2013? सो करेक्ट आंसर इज 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुई थी कौन से ईयर में? 1968, 86, 1992 या फिर 2005? तो जो रिवाइज हुई थी दैट वाज इन 1992। रिवाइज्ड पूछा है, ठीक है, कब आई वो नहीं पूछा है। राइट, so let's come to the next question. Gifted children in inclusive education. Gifted वो होते हैं बच्चे जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट रहते हैं। सिंप्लीफाइड करिकुलम देंगे उनको, मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शंस एंड एनरिचमेंट, उनके लिए ना हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर देंगे, और इन एनरिचमेंट उनकी उनकी और ग्रोथ के लिए आप ये बोल सकते हैं कि हम उनकी इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे।
देन कम्स टू पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी, जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहा है। सो सेपरेट लर्निंग तो होगा नहीं, यस इट विल बी कोऑपरेटिव इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी। डिसेबिलिटी बेस्ड सेग्रीगेशन हम कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ग्रुप डिविजन भी नहीं हो रहा है, सो इट इज एक्चुअली कोऑपरेटिव इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या इंक्लूड नहीं करती है? मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, वन साइज फिट ऑल अप्रोच। देखो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए लर्निंग का डिजाइन। अगर सबके लिए एक ही अप्रोच करेंगे तो ये काम की होगी नहीं, है ना। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो रहेगी, दैट इज एक्चुअली नॉट फिट फॉर वन साइज फिट फॉर ऑल। हर बच्चा एक ही तरीके से लर्निंग नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई सुन के अच्छा करता है, कोई देख के अच्छा करता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंसरी डिसेबिलिटीज। हियरिंग लॉस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही अगर हियरिंग लॉस है तो उसे क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस, कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड या प्रोग्रेसिव? सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्जेनिटल। प्रोसेस ऑफ हियरिंग बिगिंस विद, कहाँ से शुरू होता है? कॉक्लिया से, या जब साउंड ईयर ड्रम पे हिट करती है, ठीक है। ये वाला मिडल ईयर का पार्ट है, कॉक्लिया इनर ईयर का पार्ट है। ब्रेन इंटरप्रेटिंग सिग्नल, ये कॉक्लिया के बाहर का बात है, मतलब ये इनर ईयर से भी आगे की बात है। या फिर ऑडिटरी नर्व। तो हियरिंग आपको कब शुरू होती है? जब पिना से साउंड अंदर जाती है एंड देन इट हिट्स टू ईयर ड्रम। कई ऑर्गेनिज्म में, जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है, अभी तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बट कई में पिना नहीं होता है, तो एक्चुअली साउंड वेव्स ईयर ड्रम को ही हिट करती है। द टर्म डेफ ब्लाइंडनेस किसको रिप्रेजेंट करता है? डेफ मीन सुनाई देने में प्रॉब्लम है, और ब्लाइंडनेस यू नो। सो ऐसा बच्चा जिसको हियरिंग और विजन दोनों में ही प्रॉब्लम हो, ना कि माइल्ड हियरिंग लॉस और टोटल ब्लाइंडनेस। सो दिस इज बी, आंसर इज करेक्ट। वन चैलेंज फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग लॉस, एक बच्चा है जिसे हियरिंग लॉस है, तो उसे एक्चुअली में आप क्या बोल सकते हैं, क्या चैलेंज आएगा? सो डिफिकल्टी इन मैथ्स, डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एक्विजिशन, मेमोरी लॉस या फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अगर बच्चा हियरिंग लॉस है तो उसको किस में दिक्कत आएगी? डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एक्वायरिंग। which is not common, which is not a communication option for students with hearing loss. Hearing loss के बच्चे के साथ हम क्या नहीं करेंगे? ब्रेल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेल किस लिए यूज होती है? जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। विजुअली इम्पेयरमेंट डिफाइंड एज अ टोटल लॉस ऑफ विजन, तो कौन से केस में टोटल लॉस ऑफ विजन है? लो विजन, कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस या ग्लोकोमा? सो करेक्ट आंसर इज ब्लाइंडनेस। लो कॉस्ट असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कम पैसों में ऐसी कौन सी डिवाइस हो सकती है? स्क्रीन रीडर, मैग्नीफाइंग ग्लास, हियरिंग एड या फिर ब्रेल प्रिंटर? सो इट वुड बी मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास भी ना ये जो विजुअली इम्पेयर्ड, पार्शियली इम्पेयर्ड वालों के लिए होगा। द एक्सपैंडेड कोर करिकुलम किसके लिए बनाया गया है? सो अगर हम एक्सपैंडेड कोर करिकुलम की बात करें, सो वो बनाया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, ना कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। नेक्स्ट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे बचाता है, विजन को ट्रीट कर दिया जाता है, अर्ली इंटरवेंशन जल्दी हमें पता लग जाता है कि बच्चा ये विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर इट प्रिवेंट्स फिजिकल डिसेबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज इट अलाउज अर्ली इंटरवेंशन। फंक्शनल असेसमेंट ऑफ विजन इंक्लूड, फंक्शनल असेसमेंट जो है विजन का, उसमें क्या इंक्लूड होता है? ब्लड टेस्ट, ब्रेल रीडिंग स्पीड, मेजरिंग यूजेबल विजन या फिर आईक्यू लेवल? सो बेसिकली मेजरिंग यूजेबल विजन, कितना विजन है बच्चे में। कॉमन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर, वॉकर। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? एफएम, ब्रेल डिस्प्ले या फिर वॉइस रिकॉग्निशन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉमन असिस्टिव फॉर हियरिंग, that will be FM system. Next is
डेफ ब्लाइंडनेस अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट करता है? स्कूल की परफॉर्मेंस, मोबिलिटी भी। सो इट विल बी कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ऑटिस्टिक किसके लिए जरूरी है? ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, या फिर चिल्ड्रन विद ADHD। सो द करेक्ट आंसर इज डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन। AAC की फुल फॉर्म क्या है? ऑडियो असेसमेंट कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, अडेप्टिव असिस्टेड करिकुलम, या फिर ऑटिस्टिक ऑटिज्म एड करिकुलम। सो 29th का जो आंसर है, इसकी सारी थ्योरी ना हम चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आपको वो चेकआउट करनी है पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। हैंडीकैप का क्या मतलब है? टेक्निकल टर्म है, अप्रोप्रिएट है, आउटडेटेड है, इनअप्रोप्रिएट है, या फिर एक लीगल टर्म है? सो इट इज आउटडेटेड एंड इनअप्रोप्रिएट। हम किसी भी बच्चे को या किसी को भी हैंडीकैप वर्ड नहीं बोल सकते। इट इज एक्चुअली इनअप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी प्राइमरीली अफेक्ट किसको अफेक्ट करती है? लर्निंग डिसेबिलिटी फिजिकल कोऑर्डिनेशन को, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, सेंसरी डेवलपमेंट को, या फिर बिहेवियरल फंक्शनिंग को? सो द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो इट विल इफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शनिंग। IEP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, या फिर इंक्लूसिव एनरिचमेंट प्लान? सो हम हर बच्चे के अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्लान जो बना रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअलिस्ट एजुकेशन प्लान। एक बच्चा है, वो स्ट्रगल करता है राइटिंग में, स्पेलिंग में और रिटन एक्सप्रेशन में, तो उसे ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर डिस्कैल्कुलिया? डिस्कैल्कुलिया मैथ्स के लिए होता है, अटेंशन इसने बताया नहीं है। ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में रीडिंग राइटिंग, रीडिंग नहीं बोला, रीडिंग होता तो डिसलेक्सिया होता है, यहाँ डिस्ग्राफिया है। ठीक है। ग्राफ मतलब पेपर पे कुछ भी बनाते हुए दिक्कत आएगी बच्चे को। देन इज अ टूल यूज टू असेस फंक्शनल एकेडमिक्स। कौन सा टूल यूज होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लर्नर को असेस करने में? IQ, चेकलिस्ट, ब्रेल टेस्ट, या FM? सो द करेक्ट आंसर इज चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को असेस कर सकते हैं कि वो कौन से स्केल पर लाई करता है और कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो पाएगी। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग वो होती है जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि बच्चे के अकॉर्डिंगली प्लानिंग हो रही है। तो गिफ्टेड बच्चे के लिए तो होगी नहीं, राइट? वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ ID लर्नर्स, या फिर intellectually disabled learners, higher education for visually impaired, या फिर transport planning? So the correct answer is, it is for vocational training of intellectually disabled learner। ऑटिज्म का हॉलमार्क क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे देख के ही पता लग जाता है द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म? आई साइट पुअर होगी, मसल टोन पुअर होगा, रेपिटेटिव बिहेवियर, बार बार रिपीट करना। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। लाइफ स्किल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए, सबके लिए, स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर गिफ्टेड बच्चों के लिए? सो उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। ट्रांजिशन प्लान इन स्पेशल एजुकेशन किस पे फोकस करता है? ट्रांजिशन मतलब एकदम से चेंज आ रहा है, बच्चा स्कूल से घर, स्कूल से वर्क लाइफ में आ रहा है, ठीक है, या फिर एकदम से घर से स्कूल लाइफ में जा रहा है। सो दैट इज स्कूल टू वर्क, और लाइफ में जब शिफ्टिंग आती है, दैट इज एक्चुअली ट्रांजिशन प्लान। फंक्शनल एकेडमिक्स किस पे फोकस करता है? थियोरेटिकल नॉलेज पे, डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन पे, रोट लर्निंग रट्टा मरवाना है, या फिर एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम हमने देना है? सो द करेक्ट आंसर इज डे टू डे, क्योंकि यहाँ लिखा है ना फंक्शनल, जिसको हम फंक्शन में लेकर आ रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है किन के लिए? लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए, सीवियर फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए, या फिर जिनको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है उनके लिए? सो द करेक्ट आंसर इज चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स। डिसलेक्सिया में प्राइमरीली क्या होता है? रीडिंग, लिसनिंग, वॉकिंग, या स्पीकिंग?
बेसिकली डिसलेक्सिया में रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक सेंसरी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है या हियरिंग डिसऑर्डर। आपने देखा होगा जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, लिखा था वहां पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अगले 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन इन क्या, कैसे पता लगेगा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर क्या कर सकते हैं आप? डिसऑर्डर को क्योर तो नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, मेडिकेशन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे बेनिफिट होगा? फास्ट पेस, फटाफट से लेसन कराएंगे, मल्टी सेंसरी बार बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व करके इंस्ट्रक्शंस देंगे, स्टैंडर्ड करिकुलम एक जैसा करिकुलम होगा, या फिर पनिशमेंट बेस्ड ट्रेनिंग कराएंगे। सो करेक्ट आंसर इज multi-sensory instruction. Children with neurodevelopmental disorder show difficulty in vision, all academic and social issues, physical strength या balance. So अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स की, तो उनको बेसिकली सारे एरियाज में डिफिकल्टी रहती है। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो कैसे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई इंटेलिजेंस होगा, एवरेज से हाई, अबव एवरेज, रेपिटेटिव बिहेवियर। हमेशा याद रखिएगा ऑटिस्टिक बच्चे ना रिपीट करते हैं। लाइक इफ यू आस्क देम कि डू यू वांट टू ईट समथिंग, दे विल आल्सो रिपीट डू यू वांट टू ईट समथिंग। ठीक है। सो रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड बी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिएटिव एंड मल्टी सेंसरी, वर्बल ओनली या फिर रोड बेस्ड। हम कभी रोड बेस्ड और वर्बल नहीं कराते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड मल्टी सेंसरी। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान डेवलप किसके लिए किया गया? ऑब्वियसली बच्चों के लिए। ठीक है, बट अब बच्चों के साथ साथ और कौन? टीचर एंड कम्युनिटी, टीचर पेरेंट एंड स्पेशल एजुकेटर, या फिर स्कूल प्रिंसिपल ओनली? ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऑड वन आउट करके डी तो निकल गया। सो इट इज फॉर टीचर, पेरेंट एंड स्पेशल एजुकेटर। राइट, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो एजुकेशन है, ये किसने डेवलप किया, किसके लिए नहीं था? डेवलप्ड बाय, राइट, सॉरी, बाय मिस्टेकनली आई सेड किसके लिए। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया गया। कई बार हम बस डेवलप पढ़ के फटाफट से स्टूडेंट टेक कर देते हैं, राइट। सो टीचर, पेरेंट एंड स्पेशल एजुकेटर्स ने बनाया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैसे पता लगती है? उन बच्चों का IQ 70 से नीचे होगा, आई साइट पुअर होगी, स्लो वॉकिंग स्पीड होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर इज IQ इज गोइंग टू बी बिलो 70 एंड उनमें बिहेवियर इश्यूज देखने को मिलेंगे। टीचिंग चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी रिक्वायर्स, एक ही अप्रोच यूज करेंगे जिस बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, या उन बच्चों को जिनमें मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड है, कोलैबोरेटिव, ओनली मेडिकल सपोर्ट, या फिर पीयर लर्निंग। सो द करेक्ट आंसर इज, हमेशा कोशिश करेंगे जितनी कोलैबोरेटेड और कस्टमाइज अप्रोच हो बच्चों के हिसाब से वो हम करें। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज ऑल आर द आंसर। यू कैन पॉज एंड जस्ट सी द आंसर्स वंस। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी, आपको लगा कि दैट एड्स वैल्यू फॉर योर जो भी अभी आपका एग्जाम आ रहा है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट brings a motivation to make more such videos. Thank you so much for watching.